Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये पहली फंक्शन की कॉन्ट्रा, F4, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। अब हम देखना ये है कि सेल में कॉन्ट्रा में कब एंट्री होती है? कॉन्ट्रा F4 कौन से केस में F4 में एंट्री होती है? कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और बैंक टू बैंक ट्रांसफर। इन तीन केस में F4 कॉन्ट्रा में एंट्री होगी। इन तीनों केस में क्या हो रहा है, हम कैश को रखने की जगह बदल रहे हैं, लेकिन कैश पे कंट्रोल कंपनी गई है ना। लेकिन उसके दूसरी साइड जब आप F5 की बात करते हो, पेमेंट की बात करते हो, तो पेमेंट में क्या होता है, कैश की रखने की जगह भी बदलती है और कैश का कंट्रोल भी बाहर चला जाता है, आपके पास कंट्रोल भी नहीं रहेगा। F5 में आपके पास से आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होगा, आपके पास से कैश चला जाएगा, कैश इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस, है ना। या तो कैश कम होगा या फिर बैंक बैलेंस कम होगा। अगर मान लीजिए मैंने मशीन ए दे के इसके बदले में मशीन बी ले ली, क्या कैश का आउटफ्लो हुआ है? तो ये क्या F5 में एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। एसेट आई और गई है तो कैश का आउटफ्लो तो नहीं हुआ है। एक मशीन के बदले में दूसरी मशीन लेके आ गए तो ये एंट्री F5 में नहीं जाएगी। यानी कि मेरे को F5 में जाने के लिए क्या होना चाहिए, कैश का या बैंक का बैलेंस, कोई ना कोई बैलेंस कम होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ कैश होना चाहिए ना। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हम एनी पेमेंट मेड टू एनीवन। किसी को भी कोई भी पेमेंट करोगे तो एंट्री F5 में। पेमेंट कैसे होती है, या तो कैश में से बैलेंस कम होगा या बैंक से बैलेंस कम होगा। बैंक इंक्लूडिंग यूपीआई, जितने भी आपके बैंकिंग चैनल हैं, यूपीआई हो गया आपका, फोन पे, गूगल पे, जितने यूपीआई मोड है वो सब बैंकिंग चैनल के ही पार्ट होते हैं। तो आपका बैलेंस कहीं ना कहीं से कम होना चाहिए, तो F5 की पेमेंट होगी। और F6 क्या होता है, रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब है F6 एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनीवन, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनीवन, किसी से भी कोई भी पैसा मिलेगा तो एंट्री F5 में, F6 में आने के बाद क्या होगा, आपका कैश और बैंक का बैलेंस क्या होगा, कैश और बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। चेंज तो नीचे भी हो सकता है ना, चेंज तो यहाँ पे भी हो रहा था, बढ़ेगा, है ना। रिसिप्ट में हमेशा बैंक का कैश का बैलेंस बढ़ना है, इंक्रीज होना है। अब अगर आपके पास एक एंट्री आई तो ये एंट्री F6 में हो सकती है, नहीं हो सकती है। और बिल रिसीव, कुछ रिसीव हुआ ऑडिटर से, तो एंट्री F6 में होगी या नहीं होगी? रिसीव हुआ है, ध्यान से पढ़ो, नहीं होगी, क्योंकि बिल मिला है, कैश नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा इनसे। ये तो इंटीमेशन है टू पे समथिंग, ये तो कुछ ऑब्लिगेशन की इंफॉर्मेशन है ना। 20,000 रुपये का स्टॉक मिला, एंट्री F6 में होगी नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि अब भी पैसा नहीं मिला, स्टॉक मिला है। मेरे को F6 के लिए क्या चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, मेरा बैंक का बैलेंस या कैश का बैलेंस कुछ बढ़ना चाहिए, तो F6 में एंट्री तब होगी, है ना। F7 जर्नल। जर्नल का मतलब है जितने भी उधार के ट्रांजैक्शन हैं और ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो F4, F5, F8, F9 में नहीं आ सकते, है ना। F4 में नहीं आ पाएंगे, F5 में नहीं आ पा रहे हैं, F6 में नहीं आ पा रहे हैं, F8 में नहीं आ रहे हैं, F9 में आ रहे हैं, तो ये जर्नल है। दिस इज द रेजिडरी बकेट। यहाँ तो वो एंट्री आएगी, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री रूल हमें कह रहा है कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या इवेंट जिसमें मॉनेटरी वैल्यू हो और मेरी अकाउंटिंग एंटिटी से रिलेटेड हो तो मुझे वो एंट्री करनी ही पड़ेगी। तो अगर वो पर्टिकुलरली प्रिसाइजली कॉन्ट्रा नहीं है और वो पेमेंट भी नहीं है, रिसिप्ट भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, परचेज भी नहीं है, तो फिर मुझे जर्नल में। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। आगे बैठना पड़ेगा, यहाँ पे लाके एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है ना, वो यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। अब चलते हैं यहाँ पर F8, सेल ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक और ट्रेडिंग आइटम्स। अगर आप इन चीज़ों को बेचते हैं तो एंट्री F8 सेल्स में, F9 परचेज ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक और ट्रेडिंग आइटम। अगर आप इन चीज़ों को खरीदते हो तो आपकी एंट्री परचेज F9 में आएगी। इन चीज़ों को बेचते हो तो इनकी एंट्री F8 सेल में आएगी। तो गुड्स, इन्वेंट्री, ट्रेडिंग आइटम, ये सब सिनोनिम है एक दूसरे के, और ये वो चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट करा है ना। कोई जनरल स्टोर, परचून वाला क्या है, उसके लिए स्टॉक क्या है, आटा, दाल, चावल, चीनी, किराने का आइटम। किसी ज्वेलरी वाले के लिए किराना आइटम क्या है, स्टॉक क्या है, गोल्ड, सिल्वर के ऑर्नामेंट, रॉ गोल्ड है ना, वो उसका स्टॉक है। अब वो स्टॉक उसके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कंज्यूम हो सकता है और उसको एज ए फाइनल गुड्स भी वो बेच सकता है, दोनों काम हो सकते हैं ना। तो वो दोनों चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए मिस्टर राम से 20,000 का स्टॉक खरीदा उधार में, एंट्री कहाँ होनी चाहिए? उधार में, क्रेडिट में या जनरल में? पक्का? कहाँ पे है? परचेज में, F9 में। MBA ट्रेडिंग कंपनी से 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, वो भी उधार में, एंट्री कहाँ? परचेज में, जनरल में, क्योंकि मशीन मेरा स्टॉक नहीं है। अगर आप मशीन को F9 में ले आए तो आप एज्यूम कर रहे हो कि वो स्टॉक है ना। तो जनरली मशीन आपका स्टॉक नहीं है, हम क्योंकि स्टॉक को स्टॉक के नाम से लेके चल रहे हैं। अगर आप मशीन को स्टॉक मान के चल रहे हो तो एंट्री ठीक है, अगर मशीन को आप फिक्स एसेट मान के चल रहे हो तो फिर एंट्री गलत है। फिर ये एंट्री F7 में, अगर फिक्स एसेट है तो ये F7 में। अगर आप इसे स्टॉक मान लेते हैं अपने बैकएंड में, जो कि लग नहीं रहा था, मतलब उससे एंट्री से नहीं लग रहा कि वो स्टॉक है, तो जनरल में एंट्री है ना। तो केवल उधार होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि क्या चीज़ ली है ना। अगर आप मान लीजिए मशीन की ही ट्रेडिंग का खरीद बेच करते हो तो क्या होगा? फिर परचेज में आ जाएगी। अगर मशीन का ही बिजनेस है खरीदने बेचने का, फिर तो परचेज में आ जाएगी। पुराने न्यूज़पेपर बेचे क्रेडिट में 2000 रुपये के, एंट्री कहाँ? यहाँ मन नहीं कर रहा, सेल करिए नहीं, क्योंकि वो न्यूज़पेपर जो मेरा स्टॉक नहीं है। तो यानी कि अब आपको एकदम बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि स्टॉक में वही जाएगा, F8 F9 में वही जाएगा जो प्रिसाइजली स्टॉक है मेरा, है ना। अगर स्टॉक के अलावा मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, कुछ भी खरीद रहा हूँ, तो वो F8 F9 का पार्ट नहीं है, वो जाएगा फिर जनरल में। अगर ये कैश लिख दिया था होता तो, अगर मैं यहाँ पे कैश लिख दूँ तो F6 रिसिप्ट में चला जाएगा ना, आपका कैसे। तो ये एंट्री है F4 F5 की एंट्री के फंक्शन की हैं। अब इन करते हैं क्या करके टैली में देखते हैं कैसे करते हैं ना। तो जब मैं टैली में एंट्री करूँगा तो टैली में एंट्री करते हैं ना, मुझे कुछ ना कुछ मास्टर क्रिएट करने पड़ेंगे। ये जो लेजर है ना, ये लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, ये लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। साथ साथ इनका ये ग्रुप बताना पड़ेगा जो टैली अंडर में लिखता है। यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट ऑफ ग्रुप आएगी। यहाँ पे जब टैली खोलोगे तो यहाँ पे एक ग्रुप की लिस्ट आती है, क्योंकि ग्रुप स्टैटिक है, लेजर वॉलेटाइल है। लेजर वॉलेटाइल का मतलब कि आपके पास कैपिटल कौन लाएगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। क्या टैली सारी दुनिया के नाम इसमें लिस्ट में डाल सकता है? नहीं डाल सकता। और उसके बाद भी रोज नए लोग पैदा हो रहे हैं और रोज नए नाम पढ़ रहे हैं, तो कितनों के नाम वो अपडेट करेगा? तो डाटा बक्स सोचो कितना बल्कि हो जाएगा।
तो वो जो चीज़ें वॉलेटाइल हैं, जो चीज़ें चेंज होंगी, वो टैली ने छोड़ दी यूजर के ऊपर, वो यूजर अपने आप डालेगा। लेकिन जो चीज़ स्टैटिक है, जैसे अकाउंट्स के ग्रुप आप जो एंट्री कर रहे हो, उस एंट्री का पर्पज क्या है? आपने एक तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, दूसरा आपने बैलेंस शीट बनानी है, यही तो मेन पर्पज है जो टैली बनाता है। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। टैली के अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली बनाता नहीं है, आज के डेट तक तो नहीं बना रहा है ना। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वहाँ बनती है, एक्चुअल में नोट्स टू अकाउंट नहीं बना रहा है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं बना रहा है टैली अभी। वो तो आपको एक्सेल में ले जाके बैलेंस शीट और P&L के जो अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं वही बनती है। वो आप यहाँ से ट्रायल को एक्सेल से ले जाके उन सॉफ्टवेयर में मर्ज कर दो, वो अपने आप को उसको बैलेंस शीट में डाल देंगे। जो प्रोफेशनल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का ना, कंपनी के लिए शेड्यूल 3 का फॉर्मेट जो प्रेस्क्राइब्ड है उस फॉर्मेट में वो बना देते हैं। लेकिन टैली नहीं बना रहा अभी। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट टैली पिक्चर वाइज दिखाता है, लेकिन एज इट इज शेड्यूल बनाता नहीं वो, है ना। तो आपको इसलिए उसने क्या करा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आने वाले ग्रुप हैं, जो उसकी कैटेगरी क्या होती है, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप, लायबिलिटी में एक जगह कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल। फिर यहाँ पे टैली में देखना आपके पास कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं है ना, केवल लायबिलिटी है या फिर करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली कहानी नहीं है, या तो लायबिलिटी है या फिर करंट लायबिलिटी है। ऐसे एसेट साइड में जाओगे या फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है ना, और कुछ नहीं है वहाँ पे। इसके करंट लायबिलिटी के अंदर सब डिवीजन है, सन्ड्री क्रेडिटर है, एक्सपेंसेस पेबल है, ये आप खुद बना भी सकते हो। कुछ ग्रुप आपको भी बनाने की परमिशन है, आप ग्रुप के अंदर ग्रुप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो, है ना। मान लीजिए जैसे कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में मान लीजिए आप इसका नाम लिखना चाहते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर ग्रुप लिखो पार्टनर्स कैपिटल, उसके अंदर 4 पार्टनर के नाम डाल दो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से एक ही क्लिक करोगे, चारों के नाम वहाँ दिखेंगे। तो ये आप इस ग्रुप को अपने आप इस ग्रुप को चेंज नहीं कर पाओगे, इसके अंदर एक सब ग्रुप बना पाओगे। कैपिटल अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट हालांकि चेंज हो जाता है, एडिट हो जाता है, लेकिन ये डिलीट नहीं होंगे, है ना, डिलीट नहीं होंगे, एडिट नहीं होंगे। जो अकाउंट है वो फ्रीज्ड है, जो डिफॉल्ट नहीं है, और वो चेंजेबल भी नहीं है, वो फिक्स है, स्टैटिक है, वो तो चाहिए ही चाहिए आपको। उसके अलावा आप अपने जैसे आपको क्रेडिटर है, मान लीजिए आपके पास क्रेडिटर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कुछ कंपनियों में आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, अपने क्रेडिटर्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। रेगुलर क्रेडिटर डाल सकते हो, इनका नाम क्या लगते हैं, एज मेन क्रेडिटर डाल सकते हो। इनके यहाँ पे ले सकते हो अदर क्रेडिटर्स, यहाँ पे ले सकते हो MSME वाले क्रेडिटर्स। ऐसे 3 क्रेडिटर डाल सकते हो, या इनका स्टेट वाइज डाल सकते हो। दिल्ली के क्रेडिटर इतने, हरियाणा के इतने, गुजरात के इतने, स्टेट वाइज। लेकिन सबका पेरेंट ग्रुप क्या बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। इस क्रेडिटर जो टैली ने बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप दिया, पेरेंट ग्रुप दिया, उसने सन्ड्री क्रेडिटर। उसके अंदर आप सब डिवीजन जितनी मर्जी कर लो, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रेडिटर्स के अंदर रेगुलर बना लो, अदर, ये रेगुलर का मतलब जो आपको रॉ मटेरियल और ट्रेडिंग आइटम देते हैं। अदर के अंदर ये जो आपको सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई ऑफ स्टेशनरी, सप्लाई ऑफ टी मटेरियल, चाय वगैरह दे रहे हैं, आपको रिपेयर मेंटेनेंस करके जा रहे हैं आपके कंप्यूटर की, लैपटॉप की,
उसका मशीनरी की रिपेयरमेंटेनेंस की सर्विस देते हैं। तो ये वो क्रेडिटर हैं जो मेरे को अगर नहीं भी आएंगे या इनकी पेमेंट आगे पीछे होगी तो मेरे प्रोडक्शन में काम नहीं पड़ेगा, मेरे बिजनेस को हैम्पर नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं अपने जो रेगुलर सप्लायर हैं जिनको जो मेरे को गुड्स और मटीरियल देते हैं जिससे मेरा बिजनेस चल रहा है, अगर मैंने उनकी पेमेंट डिले कर दी और उन्हें टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करा तो वो अगर सप्लाई रोक दिया तो मेरा आगे का सारा चैनल टूट जाएगा। तो इसलिए मैं इन क्रेडिटर को इन क्रेडिटर से अलग कर सकता हूँ। एमएसएमई मुझे अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है एमएसएमई के ऊपर। इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH है, वो कहता है अगर अपने सेक्शन आपने एमएसएमई वालों को 45 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो हम आपको खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। साथ में क्या बोलते हैं एमएसएमई एक्ट खुद भी कहता है कि आपने अगर किसी से एग्रीमेंट करा है तो 45 दिन के अंदर, नहीं तो 15 दिन के अंदर आपने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है। तो इसलिए एमएसएमई वाले क्रेडिटर्स अलग रख सकते हो। प्लस इन सब के क्रेडिटर में जिसमें आप जीएसटी का इनपुट लेते हो, जैसे रेगुलर वाले हैं तो जिनका आप ऐसे भी सीखते हो कि जीएसटी इनपुट अवेलेबल और इनपुट नॉट अवेलेबल वाले, यानी कि रजिस्टर्ड क्रेडिटर और अनरजिस्टर्ड सप्लायर, दो तरह ऐसे भी बना सकते हो कि रजिस्टर्ड सप्लायर और अनरजिस्टर्ड सप्लायर। इसका क्या फायदा है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का? रजिस्टर्ड वाले वो होते हैं जिनका आप जीएसटी में इनपुट लोगे, जिनको आप टैक्स पे करके आ रहे हो उस टैक्स का बेनिफिट लोगे। अनरजिस्टर्ड वाले आपको जीएसटी लगाते ही नहीं तो इनपुट कैसे लोगे? तो वो दो अलग अलग हैं। और जीएसटी में एक समझते हैं कि आपने जिसका जीएसटी का इनपुट लिया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कहता है उसकी पेमेंट आपने 180 दिन के अंदर कर देनी है। आपने जिस सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज ली हैं और उसके जीएसटी का बेनिफिट लिया है, उसके टैक्स को एडजस्ट करा है अपनी आउटपुट लायबिलिटी से, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, जिसका आपने इनपुट क्लेम करा है उसको आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी ही करनी है। अगर नहीं करोगे जो टैक्स का इनपुट लिया है वो वापस हो जाएगा, वो आपको दोबारा जमा करना पड़ जाएगा। तो अगर आपने ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सारे सप्लायर एक जगह मिला दिए तो आपको छांटना पड़ेगा मैंने किसका इनपुट ले रखा, किसका नहीं रखा और किसकी पेमेंट 180 दिन से ओवरड्यू हो गई। पता लगा इनकी तो 180 दिन से ओवरड्यू होगा और इनकी मैं टाइम पे पे करता जा रहा हूँ क्योंकि सब मिक्स है, जगह मेरे को पता ही नहीं लग रहा कौन सा रजिस्टर्ड है कौन सा अनरजिस्टर्ड है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको कैटेगराइजेशन आपके हाथ में है, सब ग्रुपिंग आप अपने आप कर सकते हो, कोई इशू का प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इनकम टैक्स में जहाँ पे ऑडिट होता है वहाँ पे क्लॉज 44B की एक रिपोर्ट बनती है। इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट में क्लॉज 44B डाला है इनकम टैक्स ने, जिसमें वो मांगता है कि आपने पूरे साल में रजिस्टर्ड डीलर से कितनी सप्लाई ली, अनरजिस्टर्ड डीलर से कितनी सप्लाई ली। तो आपको ये क्रेडिटर बता देंगे आपके पास, आपने टैली में पहले दिन क्रेडिटर अलग कर दिए तो आपको यहाँ से आसानी से पता लग जाएगा, कोई समस्या ही नहीं उसमें, है ना। तो आपको बुक बना देने में ये ध्यान रखना है कि आपके पास रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ एप्लीकेबल है, उस हिसाब से बुक बनानी है ताकि लास्ट में आप आउटपुट दे सको, आराम से रिपोर्ट निकाल दो। अगर आपने ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं करा और लास्ट में क्लॉज 44B की आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ी तो क्या होगा, एक एक लेजर खोल के ढूंढना पड़ेगा रजिस्टर्ड था या अनरजिस्टर्ड था, इसका इनपुट लिया था मैंने नहीं लिया। तो इसलिए आपको टैली में मास्टर अपनी मर्जी, इन्हें बोलते हैं मास्टर बनना, लेजर आप अपनी मर्जी से बनाओगे लेकिन इस लेजर के अंदर ये ग्रुप, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। चाहे तो आप टैली का बाय डिफॉल्ट ग्रुप यूज कर लो या आप उसके अंदर सब ग्रुपिंग कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट यहीं से उठाओगे कोई ना कोई जो टैली की दी हुई लिस्ट है। अल्टीमेटली वो किसी ना किसी टैली के ग्रुप के अंदर फॉल करेगा ही करेगा। कैपिटल अकाउंट हो गया, फिक्स एसेट्स हो गई, करंट एसेट्स हो गई, है ना,